हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पे जीएसएलआर इंडिया क्रांति बैच स्टार्ट हो गया है, जिससे मैं करंट अफेयर डेली बेसिक पे 7 AM पे डेली अपलोड होता है। आप जाके विजिट कीजिए, देखिए। तो आज बात करते हैं जैव विविधता एवं पर्यावरण क्या है। इससे यूपीएससी, पीएससी एंड रेलवे हर प्रकार की एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस चलते हैं करंट अफेयर की ओर। जैव विविधता और पर्यावरण 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें टेक्स है समान अध्ययन और भौगोलिक विशेषता और उसकी स्थिति और पर्यावरण प्रदूषण गिरावट, जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी रहेगा, जो कि इस प्रकार से मेन टॉपिक्स रहने वाला है। और वैसे इस चर्चा में क्यों हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र 2025 के ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनरेगा तथा वर्ष 2025 की प्रतिवर्ष 2021 से मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाएगा 2025 में ग्लेशियर के रूप में 21 मार्च को विश्व में ग्लेशियर के रूप में। ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स है। वैसे ग्लेशियर क्या है हम बात करते हैं। सर्दियों में जब जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलता है, तलपिंडों के निर्माण होता है, जिन्हें हम ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। ये ऐतिहासिक जो हिमयुग है, लगभग 10 वर्ष पूर्व के दौरान पृथ्वी में पाई जाती थी। आज ये पृथ्वी के इतिहास में हिमनदी काल रहे हैं, जिसमें पिघले हुए हिमयुग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अंटार्कटिक। ये कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र में ग्रीनलैंड, कनाडा और आर्कटिक और अंटार्कटिक में पाए जाते हैं, और ये विकिरण कम होते हैं। गाइस इसमें हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीयता, जो मुख्य रेखा के पास श्रृंखला और मौजूद थे, जिसमें अमेरिका एंडीज पर्वतमाला बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें पृथ्वी का लगभग 2% ग्लेशियरों का संग्रहित है। हम बात करें ग्लेशियर पिघलते बढ़ते ग्रीन हाउस जिससे उत्सर्जन ने विशेष रूप से ध्रुव और तापमान बढ़ा दिया है, और जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जिससे समूह के जल स्तर बढ़ रही है। जिससे उत्सर्जन बड़ी कटौती के बावजूद 2100 तक विश्व के तिहाई से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि जल आपूर्ति ग्लेशियर लाखों के लिए पीने के पानी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और विशेष रूप से ये शुष्क क्षेत्र में है, जैसे हो गया अपने इंडिया पे राजस्थान वगैरह। और ग्रीष्म ऋतु का ये आम दरिया जो 27% तक प्रदान करता है, जबकि यह शुष्क अवधि दौरान ये ग्लेशियर पर पानी निर्भर रहती है, और ये ग्रीष्म ऋतु के अंत में यह ग्लेशियर 27% तक ये शुष्क के दौरान बोलिविया के राजधानी में 5 ग्लेशियर के पिघलने पर निर्भर रहती है। यह भारत के लद्दाख और हिमनदों में जिन्हें बर्फ स्तूप भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये फसलों की सिंचाई की जलपूर्ति इससे की जाती है, और यह पोषक तत्व निर्माण जो कि फाइटोकेमिकल में वृद्धि सहायक होती है, और समुद्री जैव विविधता में मत्स्य पालन का प्रभावित करता है। यहाँ ग्लेशियर सूर्यप्रकाश की परिवर्तन में नियंत्रित और भूमिका निभाते हैं, जिससे शीतलहन करने की मदद मिलती है, जिससे वह
नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड और देश की जलविद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए यह हिमनदों का उपयोग किया जाता है। और इसका पर्यटन की बात करें तो ये जैव विविधता को बढ़ावा देने की अनुसंधान और शिक्षा के अवसरों को हिमनदों का पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन के आकर्षित करते हैं। जैसे कि हिमनदों के वर्तमान में स्थिति क्या है, इसमें अनुवीक्षण सर्विस जो विश्व हिमनद अनुवीक्षण सर्विस जो WGMS जो 2,10,000 हिमनदों का अनुवीक्षण करती है और इसमें 1976 से 2023 की अवधि में हाल ही में वे वृहद स्तर पर हिमनदन की ग्लेशियरों को पिघलाना दर्ज किया जाता है। जैसे WGMS समग्र विश्व में ग्लेशियरों की स्थिति निगरानी और उनका आकलन करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNESCO और WMO को तत्वाधान का कार्य करता है। जैसे क्षेत्रीय ग्लेशियर हिंदू और खुश हिमालय जो क्रोफियर का तापमान वैसे औसत के 2 गुनी हो जाती है। यह क्षेत्र हिमनदी और झील वाइस्वाट पर बढ़ जाती है और यह आपदाओं के सबसे अधिक सुगरोध है। हम बात करते हैं इसके क्रोस्फीयर पर, जो पृथ्वी तंत्र के हिमस्थित जल वाले भाग से है और यह सभी क्षेत्र शामिल है जहां जल को ठोस अवस्था में पाया जाता है और वह ग्लेशियरों के निर्वात विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये 2030 तक कई महत्वपूर्ण ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो कारण है ओजोन परत की जो कमजोरी है उसके कारण, इसलिए जैव विविधता को बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट। उदाहरण के लिए जैसे नेपाल के लांगटाक घाटी याला ग्लेशियर और पश्चिमी कनाडा पेलो ग्लेशियर और निर्वातन हुआ है। इसमें से हम ग्लेशियर सघनता अत्यंत कम हो गई है और यह क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लेशियर ने ये उनकी सघनता में कमी आना और लोपन की जाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र ग्लेशियर के रूप में तत्काल डालने वाली जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव अपनाया है। जैसे संबंध अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष 2023 है, वहाँ से चल के 2030 तक विश्व में ग्लेशियर दिवस पहल की गई है। कौन सी तारीख को? 21 तारीख को 21 ही है, हाँ 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस। हम बात करते हैं यह क्षेत्र हिमनदी झील वे स्पोर्ट्स बाढ़ जैसे कि आपदाओं के प्रति सबसे अधिक सुविधा है। जब क्रोमोस्फीयर का पृथ्वी तंत्र का हिम शीतल जल वाले भाग से है, जिसमें वह क्षेत्र शामिल है जहां जल ठोस अवस्था में मौजूद है। ग्लेशियरों का निर्वात यह है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक कई महत्वपूर्ण ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे, जिसमें बड़े ग्लेशियर छोटे ग्लेशियर को खंडित किए जाएंगे, जिसमें उदाहरण है नेपाल की लांग घाटी और याला ग्लेशियर। पश्चिम कनाडा के पेर्थ ग्लेशियर का निर्वात हुआ है। इसमें हेमलोट ग्लेशियर की संख्या अत्यंत कम हो गई है और इसे क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। ग्लेशियर के निर्वात का अर्थ यह है कि उसकी कमी आना और लोपन हो जाना। अंतर्राष्ट्रीय दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चुनौती प्रकाश डालते हुए विश्व जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। इससे संबंध अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष 2025 में विश्व ग्लेशियर दिवस जैसी पहल की स्थापना की गई है। नोट्स यह है कि नोट कर लीजिए 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विशेष है। हिम परतों में यह लगभग 70% अवलनीय जल का भंडार है, जो विश्व की आपूर्ति हेतु
ग्लेशियरों का महत्वपूर्ण उजागर करती है। हिंदूकुश हिमालय वह पर्वत श्रृंखला है जो 3500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये 8 देशों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और म्यांमार और पाकिस्तान जैसे अनुदेश है, जिसमें विश्व के 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शिखर पर मौजूद है, जिसमें ग्लेशियर आर्कटिक और अंटार्कटिक के स्तर के ऐसा क्षेत्र है जहां हिमपात और हिम की मात्रा सर्वाधिक है, जिसके कारण इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। एशिया का जल टावर कहते हैं क्योंकि यह 10 प्रमुख सीमा पारिक नदियों के सहित 12 नदी घाटियों को जल महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे आमदुर्गा और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इरावदी और मेकांग, सलविंग, तरविंग और यंगत्ते और पीला हुंगरे। ये एशिया के 16 देशों से होकर बहती है जो एचकेएस क्षेत्र के निवास कर रहे हैं। 240 मिलियन लोगों का एक निम्नलिखित क्षेत्रों में रहने वाले 1.65 बिलियन लोगों को स्वच्छ जल स्रोत प्रदान करता है। इसकी परिस्थिति की बात करें तो 330 पक्षी जैसे जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं और इसमें शामिल है कि हिमालय, झंडो वर्मा, दक्षिण पश्चिम चीन पर्वत जो एशिया का मध्य पर्वत है। पिघलते ग्लेशियरों का प्रभाव क्या पड़ता है? इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि समुद्र स्तर पर वृद्धि। पिघलते ग्लेशियर विशेष रूप से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में समुद्र के जल में वृद्धि होने के तटीय अपरदन के साथ अधिक तीव्र चक्रवात आते हैं। यदि सभी ग्लेशियर का बर्फ का चादर पिघल जाए तो यह वैश्विक समुद्र का स्तर 195 फीट 60 मीटर से अधिक बढ़ जाएगा। ये मौसम पर्यटन व्यवधान क्या है कि इसमें पिघलती बर्फ के मौसम में पर्यटन के साथ समय महासागरीय संचरण बाधित होता है। हम बात करते हैं इसके वैश्विक मौसम पर्यटन प्रभावित कैसे होता है, जिसमें ध्रुवीय भंवर, जेट स्ट्रीम और परिवर्तन भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक चरम मौसमी घटनाएं होती है। और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पे मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है कि महासागरों का उष्ण बढ़ने का मछलियों के जो प्रजनन पैटर्न में बदलाव आता है, जिससे स्वस्थ मत्स्य पालन पर निर्भर उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ खाद्य सुरक्षा और आजीविका बाधित होती है। तटीय समुदाय जो बाढ़ और खारे जल के प्रवेश के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं। इसमें वन्यजीवों में क्या हानि होती है? जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र में समुद्र बर्फ पिघलने से वलरस और ध्रुवीय भालू जैसे प्रजाति भूमि पर जाने को मजबूर हो रही हैं, जिससे मानव वन्यजीवन संघर्ष बढ़ रहा है। आर्कटिक समुद्र बर्फ के पिघलने से 2100 तक ध्रुवीय भालू विलुप्त हो रहे हैं। इसमें से क्रायोस्फीयर और विशिष्ट परिस्थिति तंत्र को सहारा मिलता है, जैसे आर्कटिक टुंड्रा और ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी और आर्कटिक बर्फ की चादरें जैसे पेंगुइन सील और अल्पाइन क्षेत्र जैसे हेम तेंदुए और शंकुधारी वृक्ष। इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि जब नवीन ऊर्जा स्रोत जैसे ज्वालामुखी और गतिविधि वाले क्षेत्रों जैसे कमचटका और प्रायद्वीप में अधिक भूतापाती ऊर्जा स्रोत की खोज की गई है, उसमें नौवन मार्ग के विस्तार ये बताया गया है, जिसमें पिघलते बर्फ का समूह जैसे मार्ग खुलने के यूरोप और एशिया के बीच में यात्रा अवधि काफ़ी कम हो गई है और इसमें
नवीन जल एवं पृथ्वी संसाधन ये है कि उन क्षेत्र में जल ऊर्जा उपलब्ध हो सकते हैं जहां पहले मीठे जल की आपूर्ति सीमित थी। इसके साइबेरियम जैसे बर्फ में ढके क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। जैसे जैव विविधता की संभावना ये है कि ग्लेशियर के पिघलने से प्रजाति के नए आवास निर्मित हो सकते हैं जिसमें पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो सकते हैं। इसमें ग्लेशियर संरक्षण के प्रस्ताव भी प्रमुख गतिविधियां क्या है, जैसे कि ग्लोबल आउटरीच। यह ग्लेशियर का महत्व है कि उनके अनुसार जो प्रभाव के बारे में जनता और हितधारकों को शिक्षित करने के लिए मीडिया अभियान भी जारी है। इसमें से आउटरीच प्रयासों को जो बढ़ाने के लिए युवा राजदूतों को सहित वैश्विक हस्तित्व के साथ कार्य करना शामिल है। इसमें तहत ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O की कमी में लाने के लिए वैश्विक निकायों के साथ समन्वय करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2025 के लॉजिस्टिक स्तर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF का अंतर्राष्ट्रीय भी सम्मेलन IWC11 225 ग्लेशियरों का संरक्षण के लिए नवीन दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसके दक्षता और निर्माण की बात करें तो ये निर्माता वैज्ञानिकों की ग्लेशियर गतिविधियों का संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों को समझकर सुधार करने के क्रम में लक्षित क्षमता निर्माण और कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अनुसंधान और निगरानी की बात करें तो ये ग्लेशियर पिघलने वैश्विक जो क्रायोस्फीयर डेटा प्रणाली को विकास और संवर्धन का निगरानी एवं निर्णय लेने का भी सुधार, स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का लिंकेज को शामिल करने पर केंद्रित किया गया है। इसके नीति एकीकरण की बात करें तो ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियाँ जैसे कि जल प्रबंधन नीतियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR ढांचे में ग्लेशियर संरक्षण को शामिल करने पर बल दिया गया है। इसके वित्तपोषण पहल की बात करें तो यह ग्लेशियर निगरानी के साथ अनुसंधान और संरक्षण परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए क्रम के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निजी क्षेत्र में परोपकारी संस्थाओं को वित्तपोषण प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इसके संबंधित शब्दावली यह है कि बर्फ का चादर आइसी शीट्स बर्फ जब चादर का भूमि पर स्थित हिमनीत बर्फ से है जो 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत हो सकती है। वर्तमान में पृथ्वी को केवल 2 बर्फ की चादर थी जो विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड और अधिकांश हिस्से को कवर किया गया था, जिसके दूसरी अंटार्कटिका और महाद्वीप पर विस्तृत है। जैसे कि आइस कैप की बात करें तो इसका आशय यह है कि जब गुबादाकार ग्लेशियर से है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है और जिसका सभी दिशाओं में प्रवाह होता है। आइस कैप की उच्च अनुशासित ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रवृत्ति क्षेत्र में मिलती है। इसके बर्फ क्षेत्र की बात करें तो यह कुछ हद तक ये आइस कैप में समान होता है और आमतौर पर यह छोटा होता है। इससे गुंबद जैसी आकृतियां नहीं होती है। इसके हिमखंड और हिमखंड बर्फ के बड़े तैरते हुए टुकड़े होते हैं, जैसे ग्लेशियर से अलग होकर यह झील या महासागर में प्रवाहित होती है। छोटे हिमखंडों को उपवर्गीय बिट्स और ग्रोलर्स के नाम से भी जाना जाता है। निष्कर्ष यह है कि जब वैश्विक जल संसाधनों में बनाए रखने वाले जलवायु को विनियमित करने और जैव विविधता को समर्थन करने के लिए ग्लेशियर को संरक्षण महत्वपूर्ण है और इसका जलवायु परिवर्तन के कारण इनके तेजी से पिघलने वाले जल स्तर पारिस्थितिक तंत्र का जो मानव आबादी के संबंध में जोखिम होता है, जिससे संरक्षण धारिता और प्रबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आवश्यकता का प्रकाश पड़ता है। इसका प्रश्न ये पूछा जाता है कि
एग्जाम में कि ग्लेशियर वैसे जल आपूर्ति और जलवायु विनिमय को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, या ग्लेशियर को पिघलने का क्या प्रभाव है। जैसे यूपी सिविल परीक्षा विगत वर्ष प्रश्न में पूछा गया ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस घटना के जीव के विकास को प्रभावित किया होगा, जो 2014 में पूछा था सबसे पहले। महत्वपूर्ण बहाव हिमनद चक्र, जैसे कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला है हिमनद बहाव हिमनद चक्र, इसका आंसर रहेगा सी, क्योंकि ये हिमनद बहाव और हिमनद चक्र के कारण भी होता है, इसलिए हिमनद और हिमनद चक्र सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा। तो इसका जो पहली था कि गहरे घाटियाँ, यू टर्न, नदी मार्ग और समांतर पर्वत श्रृंखलाएं और तीन ढाल जो भूस्खलन का कारण बन सकती है। उपरोक्त में से किस हिमालय के युवा वृत्त पर्वत होने का प्रमाण कहा जा सकता है। इसका आंसर डी है, जो कि 1, 2, 3 और तीनों में श्रृंखलाएं में प्रमाण कहा जा सकता है। इसके मेंस में पूछे गए प्रश्न था कि विश्व की पर्वत श्रृंखला को संरक्षण का संक्षेप उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव को सुधारण और वर्णन कीजिए। और मेंस का सेकंड क्वेश्चन था हिमालय की हिमनदों को पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार से दूरगामी प्रभाव होगा। असामाजिक न्याय 2025 के बच्चों के लिए ये संभावना यूनिसेफ रिपोर्ट्स है कि टैक्स जब संयुक्त राष्ट्र बल कोष विश्व बैंक जो डिजिटल अवसंरक्षण और एकीकृत बाल विकास सेवा मिशन वत्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम केयर्स फंड ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना। तो चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ के रिपोर्ट वर्ष 2025 के तहत जो बच्चों के लिए संभावनाएं हैं, जैसे बच्चों के भविष्य के लिए लचीली प्राणियों का निर्माण में बढ़ते वैश्विक संगठनों को बच्चों पर क्या संभावित प्रभाव की चेतावनी दी जाती है। बात करते हैं जब बच्चों की सुरक्षा और आवश्यक सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्र प्राणियों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता का प्रकाश डाला गया है। जैसे कि बच्चों की चुनौती पर हम यूनिसेफ रिपोर्ट्स की मुख्य बातें करते हैं, तो बच्चों के जो संघर्ष का प्रभाव है 2023 में 473 मिलियन से अधिक वैश्विक स्तर पर 6 से एक अधिक संघर्ष क्षेत्रों में रहते हुए संघर्ष प्रभावित बच्चों को अनुपात, जैसे कि वर्ष 1990 के दशक में 10% से अधिक 2 गुना होकर 19% हो गई है। बच्चों के विस्थापन और मुखमारी रोग जैसे मनोवैज्ञानिक आघात जैसे संगठनों का सामना करना पड़ता है। इसकी ऋण संकट और बच्चों पर इसका प्रभाव लगभग 400 मिलियन बच्चे जैसे कि ऋणग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा में निवेश समिति हो सकते हैं समिति के तहत सीमित हो सकते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि निम्न और मध्यम में आय वाले देश के लिए वहाँ 5% की भी वृद्धि शिक्षा होने वाले खर्च में 12.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ सकती है। 15 जो अफ्रीकी देशों में जो ऋण, सेवा और शिक्षा पर होने वाले खर्च से अधिक है, जबकि 40 से
अधिक निम्न आय वाले देशों स्वास्थ्य की तुलना में ऋण पर अधिक खर्च करते हैं। ऋण भुगतान और सामाजिक सुरक्षा में 11 गुना अधिक हो गया है, जिससे 1.8 अरब बच्चे आर्थिक संगठनों को बढ़ते गरीबी के प्रति असुरक्षित हो गए हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। वैश्विक जलवायु और वित्त का केवल 2.4 ही संवेदनशील पहलुओं को आवंटित किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं कमजोर हो गई है। डिजिटल और समानता, डिजिटल संरक्षण और असंरचना DPI के तहत जो सरकारों को बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवर्तन में लाया है। हालांकि ये डिजिटल डिवाइस की व्यापकता बनी हुई है, और जहां आय वाले देश जैसे 15 से 24 वर्ष के बच्चे जब इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जबकि अफ्रीका में केवल 53% युवाओं के पास इंटरनेट की सुविधा है। विशेष रूप से ये आय वाले देश में से है। किशोर लड़कियां या विकलांग बच्चे इसमें विशेष रूप से प्रभावित हैं। निम्न आय वाले देशों में से 10 में से 9 किशोर लड़कियां की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। कार्रवाई हेतु यह सिफारिश किया गया है कि जब रिपोर्ट्स के अनुसार जलवायु सुधार प्रयासों के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण की मांग की गई है, जिसमें जलवायु आपदाओं के कारण इसके दौरान होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा, मनोवैज्ञानिक कल्याण हेतु सहायता शामिल है। ऐसे समावेश में निषेध और जिम्मेदारियां और प्रणाली सुनिश्चित हो, जिसमें बच्चों की अधिकार और आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिले। असमानता के अंतर्गत को जब कम करने वाले डिजिटल पहलू और बाल अधिकारों का बेहद एकीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो UNICEF के बारे में मुख्य प्रकार से ये कहा गया है। जब इसके इंट्रोडक्शन ये था कि UNICEF की अग्रगामी वैश्विक संगठन है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि बच्चों और जीवित रहे, बच्चा जो जीवित रहे और फल फूले और अपनी क्षमताओं को पूरा करे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो या वे कहीं भी रहते हो। UNF और काई का निष्पक्ष था कि ये गैर राजनीतिक और तटस्थ जैसे 190 से अधिक देशों में क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसकी स्थापना हुआ था कि स्थापना वर्ष 1946 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन बच्चों की सहायता करने के लिए की गई है जिनका जीवन और भविष्य के खतरे में था, चाहे उनके देश में युद्ध में कोई भी निभाई हो। UNICEF वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र की स्थायी हिस्सा बन गया। मुख्य गतिविधियां: शिक्षा, स्वस्थ या पोषण, बाल संरक्षण और स्वस्थ जल व स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन तथा रोग। UNICEF बाल अधिकार कन्वेंशन, जो 1989 द्वारा निर्देशित है, मान्यता यह है कि जब वर्ष 1965 में राष्ट्रों के बीच में भाईचारों को बढ़ावा देने के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। UNICEF और भारत। UNICEF जब भारत में अपना कार्य वर्ष 1949 में शुरू किया, तब वर्तमान में यूनिसेफ का 17 राज्य भी विस्तार है, जिसमें भारत की 90% बाल आबादी कवर होती है। यूनिसेफ में भारत का प्रमुख पहल है। ICDS ने 1975 में यूनिसेफ की एकीकृत बाल विकास की सेवाएं ICDS के प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसमें पोलियो अभियान,
2012 इसने पोलियो उन्मुख भारत की सफलता में योगदान दिया है। मातृ एवं बाल पोषण 2013 इसके तहत राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से पोषण जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। यूनिसेफ ने मातृ मृत्यु दर MMR और शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने में मदद की है। इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान जो 2014 में नवजात मृत्यु दर और मृत बच्चों को जन्म को कम करने के लिए यह इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान की सहायता की गई है। मार्गदर्शन रूपरेखा यह है कि जब यूनिसेफ द्वारा बाल विकास अधिकार सम्मेलन 1989 में जब भारत ने वर्ष 1992 में इस सम्मेलन की पुष्टि की, इसके अनुसार अनुसरण किया गया है कि जब उद्देश्य बच्चों के अधिकार में संरक्षण और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को बच्चों को व्यवहार और वैश्विक मानकों के रूप में स्थापित करना। समकालीन भारत के बच्चों को समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जब जलवायु और पर्यावरण खतरे जैसे जलवायु के बच्चों में जब जोखिम सूचना को में भारत जब 163 देशों में 26वें स्थान पर है, जहां बच्चों को अत्यधिक उष्ण, बाढ़ और वायु प्रदूषण में बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। 2010 दशक की जब बात करें तो हीटवेव और उत्सन्न 8 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है और इस जलवायु संगठन से बच्चों और स्वास्थ्य शिक्षा और अधिक दबाव बढ़ेगा। विशेषकर ग्रामीण और निम्न आय वाले क्षेत्र में, जहां स्थान स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का अभिगमन पहले से ही सीमित है। इसके भारत वृत्त और बाल करी होती है, जहां भीख मांगने वाले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए शोषण किया गया है। अब बात करते हैं बाल श्रम। जब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 259.6 मिलियन बच्चे जब 5 से 14 वर्ष हैं, जिसमें 10.1 मिलियन बच्चे अधिकतर कृषि, घरेलू काम और छोटे उद्योगों के कार्य में करते हैं। बाल श्रम प्रतिनिधि और विनिमय अधिनियम 1986 में जैसे कानून के बावजूद बच्चे बाल श्रम और प्रतिनिधित्व करने की बजाय इसका विनिमय किया गया। हाल ही में संशोधित की गई बच्चों के व्यापारिक उद्यमों और कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें विशेषकर ग्रामीण अनौपचारिक जैसे अर्थव्यवस्था और उनके संभावित शोषण के लिए लेकर चिंताएं बढ़ गई है। जैसे किशोर अपराध, भारत में 2022 में नाबालिग द्वारा कुल 30,555 अपराध कारित किए गए हैं, जिसमें इनके मूल कारकों के गरीब और शिक्षा का अभाव जैसे कारण शामिल है। जैसे बाल विवाह मामले में भारत दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के बाद चौथे स्थान पर आ गया है। आयु विवाद न केवल कन्याओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर पर सीमित हो गई है, बल्कि यह गरीबी और असमानता के चक्र बना रहता है। जब इसकी आय और ग्रामीण पृष्ठभूमि कन्याओं को स्कूल छोड़ने, अल्प आयु विवाद होने की अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल की जोखिम रहता है। हम इसकी जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 2050 की अनुमानित के रूप में यह बच्चों की 30 मिलियन होगी और वैश्विक बाल जनसंख्या 15% होगा, जो शहरीकरण के साथ भारत की लगभग आधी जनसंख्या का निवास शहरों में होगा, जिससे यह जलवायु शहर बाल अनुकूल शहरी नियोजन का आवश्यकता होगी।
बाल कल्याण के संबंधित ये भारत का कौन कौन सी पहल अपनाई गई है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.2 और सेकेंड है मिशन वात्सल्य और थर्ड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और थर्ड है पीएम केयर्स फंड। पांचवा ये है कि ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल बुनियादी ढांचा जिसे शिक्षक के नाम से शामिल है। और छठवा है शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सातवां आता है बाल श्रम निषेध ये विनिमय अधिनियम 2016 जो बाल श्रम करने से रोकने का अधिकार देता है। पेंसिल फोर्स स्टार्ट किया है। फिर 9th नंबर में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो NCLF योजना है जो 1988 में शामिल किया गया है। 10 में आता है यौन अपराध से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम जो 2019 से स्टार्ट किया गया है। फिर आता है बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जज इकाई। फिर आता है किशोर न्याय जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत स्टार्ट किया था। और फिर आता है बाल शोषण रोकथाम जो जज इकाई है। किशोर न्याय अधिनियम देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 में स्थापित किया गया था। फिर आता है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जो DPA 2023 से स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं आगे की राह क्या है। अब बच्चों के लिए सतत भविष्य जनसंख्या परिवर्तनों के संबंधों में करने वाले स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन सेवाओं को पहुंच सुनिश्चित करना जो होशियार पड़े बच्चों जैसे समावेशी स्थान पर बुनियादी ढांचे के साथ अनुकूल शहरों का विकास करना और जलवायु रणनीति को बच्चों आवश्यकताओं प्राथमिकता देना तथा स्थानीय नियोजन अनुकूलता को एकीकृत करना। डिजिटल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और जैसे अधिकार आधारित शासन को लागू करना जो ग्रामीण और शहरी समुदाय को किफायती देखभाल करना जो सबके तक पहुंच सुनिश्चित करता है। और ये है बच्चों के खतरनाक व्यवसाय के रूप में शिक्षा प्रदान करना जो NCPL को प्रयास करता है। और इससे फीस संरचना जैसे विनिमय नियोजित सुनिश्चित रोकथाम करता है। इसकी कार्यक्रम इससे पूछे गए प्रश्न ये था कि जलवायु में परिवर्तन जैसे वैश्विक संगठन को बच्चों को पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करना जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। और बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए जो 2010 में पूछा गया। इसका आंसर ये है कुछ इस प्रकार से है। अब ये इंडेक्स एक्सप्रेस क्या है जो 15 जनवरी 2025 को दाखिल कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक कॉल्स के अनुसार गिरफ्तार किया गया है जो दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ की उनकी घोषणा के देश में अनुष्ठित की गई है। नोट कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करने के महाभियोग लगाया जा सकता है, इसलिए दोनों संसाधनों को बहुमित आवश्यकता होती है। इससे दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र पर इतिहास यह है कि ये 1910 से 1945 के बीच में जब कोरिया ने वर्ष 1910 और 1945 तक जब जापान के अधीन कुर औपनिवेशिक शासन का सामना किया। द्वितीय विश्व युद्ध में यह अमेरिकन उत्तर कोरिया और अमेरिका नियंत्रित दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा पर दो देश के विभाजित किया गया जो सिंगमैन और निरुकुशलता और 1948 और 1960 के बीच में सिंगमैन अमेरिका द्वारा समर्पित। वर्ष 1940 में दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने जो उनका प्रशासन दमन से भरा हुआ था और यह कि अप्रैल
जब तक कि अप्रैल 1960 तक शाहजहां के नेतृत्व में विद्रोह के कारण उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ा। और यह कोडीगढ़ गणराज्य की स्थापना के बाद यह 16वां मार्शल घोषित किया गया और जिसे 1980 में घोषित की गई। लोकतंत्र की बात करें तो ये परिवर्तन 1987 के बाद ये वर्ष 1987 में चुनाव परिणाम स्वरूप रोकते राष्ट्रपति बने, जो फरवरी 1988 के दक्षिण कोरिया में उदार लोकतंत्र स्थापित करने पर बल दिया गया। मार्शल लॉ में क्या शामिल किया गया? इसमें नागरिकता, प्रशासन, सैन्य, आधिकारिक और सम्मान कानून में स्तर बनाए गए और समय इस प्रकार से ये अधिकारों द्वारा सम्मान कानून या प्रशासन के निमित्त होना और इससे मार्शल लॉ लागू करना ये इम्पोर्टेंट है कि जब लागू किया जाता है जब सरकार व्यापक रूप से अशांति और प्रकृति आपदाओं जैसे आक्रमण के खतरों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है। अब भारत मार्शल लॉ की जैसे कि मार्शल लॉ की बात करें तो अनुच्छेद 34 के तहत विषय में भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। भारत में जब अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा की तब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में विच्छेद मार्शल लॉ के दौरान की गई कार्रवाई में गतिविधियां जैसे अनुच्छेद 34 संसाधन को कर्मचारी के क्षेत्र में लागू करने में व्यवस्था बनाए रखने की बहाल संबंध द्वारा की गई है। अब बात करते हैं इसके राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे कि इसका प्रभाव केवल मूल अधिकारों पर पड़ता है। इसका जो साधारण कानून है अदालत को निलंबित करता है और यह सरकार साधारण कानून अदालतों को जारी रखता है। यह किसी भी कानून उल्लंघन व्यवस्था को बदलाव रखने के लिए कार्य करता है। यह देशों में विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जाता है और ये इस प्रकार से पूरे देश यह हिस्से में लागू किया जाता है। कुछ इस प्रकार से है। जब भारत कोरिया गणराज्य ROK के बीच में जब राजनीतिक संबंध वर्ष 1973 में स्थापित हुआ तब यह साथ ही वाणिज्य दस्तावेज संबंध वर्ष 1962 में स्थापित हुए। दोनों देशों की जब बात करें तो ये गणराज्य साझेदारी की गठन किया गया जिसे वर्ष 2025 में विशेष रणनीतिक साझेदारी भी परिवर्तित की गई है ऐतिहासिक संबंध में। जब 13वीं सदी की बात करें तो ये राजकुमारी जो सूर्यरत्ना है ये किम सोरू जो कोरिया और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित की गई है जो विद्यालय में पाठ्य पुस्तक में भी उल्लेख किया गया है। जब इसके कोरिया युद्ध की भारत में भूमिका की बात करें तो 1945 में जब कोरिया स्वतंत्र के बाद भारत का कोरिया यह द्वीप की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिससे पूरे भारतीय राजकीय श्री KPS मेनन की कोरिया चुनाव में देखकर 1947 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र UN आयोग में अध्यक्षता के रूप में कार्य किया। जब युद्ध के समय भारत के संघर्ष दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाली चिकित्सा इकाई 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस भेजी थी और इसके अतिरिक्त दौरान युद्धरत पक्ष में भारत प्रायोजित संयुक्त राज्य प्रस्ताव में स्वीकार किया था जिससे परिणाम स्वरूप 1953 में युद्ध विराम की घोषणा भी हुई। जब भारत के कोरिया में कास्टोयन फार्मास्यूटिकल्स CFI नामक एक ब्रिगेड ग्रुप भेजा जिसमें युद्ध बंदियों के मुद्दे का
धान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका आर्थिक संबंध ये था कि जब वर्ष 2010 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEFF के कार्यान्वयन के बाद जब व्यापार और आर्थिक संबंधों का तेजी से सुधार हुआ, जब वर्ष 2023 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 24.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जब भारत का आयात 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि निर्यात 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जून 2023 तक भारत के कोरिया गणराज्य का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 8.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जब भारत के कोरिया गणराज्य के भारत में कोरिया निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए कोरिया फर्स्ट पहल की शुरुआत की गई, जब दोनों देशों के बीच में 2019 में रक्षा उद्योग सहयोग के लिए यह रोड मैप की हस्ताक्षर किए, जब पहली बार सियोल अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शित 2023 ADEX जैसे 2023 में एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया, जिसमें भारत का रक्षा विनिर्माण और क्षमताओं को प्रदर्शन किया गया। इसकी संस्कृति ये था कि जब भारत की संस्कृति शाखा के रूप में वर्ष 2011 को कोरिया में भारतीय संस्कृति क्षेत्र में जिसे बाद में स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र SVCC नाम दिया गया और इसकी स्थापना भी की गई। जब कोरिया के भारत का उत्सव SARANG हर वर्ष आयोजित किया जाता है ताकि कोरिया गणराज्य में विभिन्न क्षेत्रों के भारत की विविध कला और संस्कृति संगीत को प्रदर्शित किया जा सके। इससे मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब भारत के संवैधानिक तंत्र के रूप में मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात की तुलना कीजिए, इनका अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे मैं प्रोग्राम में भेज गए बुकमार्क्स में ये लेख प्रिंट्स है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से नोट्स है। थैंक यू सो मच।